प्यारे बच्चों, आज के कक्षा 10 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 14 जून 2021। दिन है आपका आज सोमवार। पाठ 4 आज हम पढ़ रहे हैं। पाठ 4 द्विघात समीकरण, इसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। इससे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि चर क्या होते हैं। चर, हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। चर क्या होते हैं? जिनका मान निश्चित नहीं होता, यानी कि फिक्स नहीं होता। जिनका मान बदल सकता है उन्हें कहते हैं चर, है ना। जिनका मान क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील यानी कि बदलता रहता है। जैसे क्या? जैसे हम इसको क्या मानते हैं? हम चर किसको लेते हैं? ए बी सी डी, जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, एक्स वाई जेड, जितने भी हैं, हम सभी को चर के रूप में लिखते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में हम अक्षरों को चर के रूप में नहीं लिखते, नहीं तो हम सभी अक्षरों को चर के रूप में ही लिखते हैं। सभी को हम चर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये तो है चर। अब अचर क्या है? अचर क्या है? अचर जिनका मान फिक्स होता है, जिनका मान निश्चित होता है। ठीक, क्या होता है? निश्चित होता है, यानी चलते नहीं है। अचर मतलब जो बिल्कुल भी चलते नहीं है, चलते नहीं है, यानी कि बिल्कुल फिक्स रहते हैं। जैसे जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे जितने भी अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और ये तो पूर्णांक हैं। अब जो पूर्णांक नहीं है, जैसे 1/2, 2/3, 1/6, 7/9, कुछ भी, या 1 सही 5/7, इस प्रकार की संख्याएं, या दशमलव, या, है ना, ठीक है ना। इनका मान बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है ना। इन सबको हम क्या लिखते हैं? अचर, ठीक है। माइनस में भी ले सकते हैं, -1, -3, -2, जो भी आप लेना चाहें। सब के सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। इनका मान फिक्स होता है, ठीक है ना। चर और अचर। चर जिनका मान परिवर्तनशील होता है, फिक्स नहीं होता है। अचर जिनका मान फिक्स होता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। फिर से हम आपको याद दिलाने के लिए हमने ये बताया। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक होता है चर प्लस अचर, अचर और संक्रिया को मिलाकर, ठीक है ना। चर, अचर और संक्रिया को मिलाकर व्यंजक बनते हैं। अब संक्रिया, ये संक्रिया क्या होता है? संक्रिया होता है, जैसे संक्रिया मतलब प्लस माइनस गुणा और भाग, ये आपकी संक्रियाएं हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक चर को उठाया, मान लें एक चर हमारा x है और अचर हमारा 1 हो गया, तो x + 1 ये आपका व्यंजक हो गया, ठीक है ना। ऐसे d है, d में से हमने माइनस किया, ये 6 कर दिया, ये भी आपका व्यंजक हो गया, ठीक है ना। या y है,
y में हमने 1/2 को जोड़ दिया, ये भी आपका व्यंजक है। या c है, c में हमने 2 का गुणा कर दिया, 2c हो गया, ये भी व्यंजक बन गया। ठीक है ना। यह संक्रियाओं का ज़्यादा प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे x, जैसे ये है x, अब इसे अब घात के रूप में भी ले सकते हैं, x गुणा x, x की घात 2, ये भी एक व्यंजक हो गया, है ना। अब x की घात 2 प्लस 7x माइनस 5, ये भी एक व्यंजक हो गया, है ना। इस प्रकार से भी ले सकते हैं। ठीक है ना। हमने संक्रियाओं का प्रयोग किया, देखिए यहाँ प्लस लगाया, यहाँ गुणा का है, यहाँ माइनस है, और ये आपके चर हैं, ये अचर हैं 7 और 5, है ना। तो किसी भी रूप में आप इसको ले करके बना सकते हैं कि ये व्यंजक है। ठीक है ना। जैसे 3/x प्लस 7x प्लस 5, ये भी एक क्या है, व्यंजक है ना। या वर्गमूल 7x प्लस वर्गमूल x प्लस 5, ये भी एक व्यंजक है। वर्गमूल में भी चलेगा यहाँ पर व्यंजक में, लेकिन अब बारी आती है, ये तो व्यंजक हैं, व्यंजक कैसे बनते हैं, चर अचर और संक्रिया को मिला करके जो बनते हैं वो आपके व्यंजक हैं। ठीक है ना। अब है बहुपद। बहुपद पाठ में आपने बहुपद के बारे में भी पढ़ा है। बहुपद क्या होते हैं, ठीक है ना। बहुपद वे सारे व्यंजक होते हैं, सभी व्यंजक है ना, जिनमें, ठीक है ना, चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ देखिए सब व्यंजक हैं, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसमें चर की घात 1 है, इसमें चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है, इसमें भी चर की घात 1 है, इसमें चर की घात 2 है, यहाँ भी 2 है। और यहाँ देखिए, यहाँ चर की घात यहाँ 1 है, यहाँ चर की घात -1 हो गई, बटे में आ गए ना, बटे में घात -1 होती है, यहाँ 1 है। -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या समझ रहे हैं, पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक भी हो जाए, 0 से शुरू करते हुए पूर्ण संख्याएं आपको याद होंगी। ठीक है ना। जब चर की घात पूर्ण संख्या होती है, जैसे ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, इसमें यहाँ पर वर्गमूल में आ गई। वर्गमूल का होता है x की घात 1/2, इसका मतलब x की घात 1/2। वर्गमूल x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2। अब x की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, ऐसा, अतः ये भी एक बहुपद नहीं है। ठीक है ना। तो बहुपद आपको याद आ गया होगा। बहुपद जैसे अब यहाँ लिख सकते हैं, बहुत सारे बहुपद लिख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने लिखा x प्लस 7, ये एक बहुपद है। x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5, ये बहुपद है। x² माइनस 7, ये बहुपद है। x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 1, एक बहुपद है। ठीक है ना। x की घात 7 प्लस 6x की घात 6 प्लस 5, ये एक बहुपद है। ठीक है ना। ऐसे ही आप ये सब के सब क्या हैं, बहुपद हैं। अब बहुपद में भी जो है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है। जैसे हमने लिखा पहला बहुपद x प्लस 7 में बहुपद की घात का मतलब चर की घात। चर देखिए, यहाँ चर है x, इसकी घात है 1, तो बहुपद की घात हो गई 1।
ठीक है ना। ये एक घात वाला बहुपद है, या हम इसको कह सकते हैं एक घात वाला बहुपद मतलब रैखिक बहुपद। क्या कह सकते हैं? रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से ये x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5 में बहुपद की घात क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 है ना। दो जगह है चर, यहाँ पर x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। जो बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है, तो यहाँ 2 है। ये द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये देखिए, ये तीसरा है x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 1। यहाँ देखिए बहुपद की घात यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये इसकी बहुपद की घात हो गई। जो बड़ी घात है वो 4 है, तो बहुपद की घात हो गई 4। ये 4 घात वाला बहुपद हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ 7 घात है सबसे बड़ी, तो 7 घात वाला बहुपद हो गया, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल जिनमें एक घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होते हैं। अच्छा, कोई बहुपद ऐसा भी होता है, मान लीजिए हमने लिखा 3, क्या बहुपद है? क्या 3 बहुपद है? आप बोलेंगे हाँ। क्यों बहुपद है? क्यों? हाँ, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं 3x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है, 3 एकम 3 ही रहेगा, है ना भाई। से 3 गुणा 1 लिख सकते हैं ना, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1, यानी 3 गुणा x की घात 0। तो यहाँ x की घात 0 है ना, 0 पूर्ण संख्या होती है ना। तो ये भी एक बहुपद है जिसकी घात 0 है। इसे हम शून्य बहुपद भी कह सकते हैं, या अचर बहुपद कह सकते हैं। इसको हम अचर बहुपद कह सकते हैं, अचर बहुपद, ठीक है। तो ये तो थे बहुपद तक जो कि आपने भी पढ़ा। बहुपद भी कई घात के आधार पर कई प्रकार के, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 4 घात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद, कितने भी घात वाला बहुपद हो सकता है, ठीक है। इसके बाद होता है एक समीकरण। समीकरण क्या होता है? समीकरण, समी और करण, है ना। समीकरण का मतलब होता है समान करना, समान करना, है ना। समान किसको किया जा सकता है? जब 2 वहाँ पर हों तभी उनको समान किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर एक बहुपद लिखा था x प्लस 3, ये एक बहुपद है। और इसके कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। तो ये हो गया आपका। इसके बराबर में यदि लिख दें 5, देखिए हम बराबर, ये हो गया समान, बराबर 5 हो गया। यहाँ 2 पक्ष बन गए, इधर दायां पक्ष, इधर बायां पक्ष, इधर दायां पक्ष, बीच में आ गया बराबर। इनको हमने समान किया, ये बन गया समीकरण। समीकरण क्या बना? x प्लस 3 बराबर 5, ये एक समीकरण बन गया। इसको कहते हैं हम समीकरण, जब बराबर भी आ जाए। जब बराबर नहीं था तो बहुपद था, x प्लस 3 तक तो बहुपद था, लेकिन बराबर 5 जैसे ही लिखा वो बन गया एक समीकरण। ऐसे ही हमने x की घात 3 प्लस 5 x प्लस 9 और बराबर लिख दिया हमने 8, ये भी बन गया एक समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। अब हमने पढ़ा है अभी तक कि बहुपद जो भी होते हैं, बहुपद या व्यंजक जो भी हैं, बहुपद हैं, बहुपद कई प्रकार के होते हैं। ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद वाले जो उनके बराबर हमने लिखा 5, जैसे ये रैखिक समीकरण बन गया, तो ये एक चर में है। अभी हम केवल एक ही चर की बात कर रहे हैं। वैसे हमने अभी इससे पिछला पाठ पढ़ा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वो भी रैखिक थे, उनमें चर थे 2। लेकिन यहाँ हम जब इस पाठ को पढ़ेंगे, यहाँ पर चर केवल एक ही आएगा, 2 चर नहीं आएंगे। लेकिन ये हो जाएगा द्विघात समीकरण,
चर एक ही रहेगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना, द्विघात बहुपद से बनता है द्विघात समीकरण। ठीक है ना, चर एक ही रहेगा, द्विघात होगा समीकरण। ठीक है ना, और यहाँ पर समीकरण भी एक ही बनेगा। ये नहीं कि दो दो समीकरण बने, जैसे पिछले पाठ में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा था। युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। दो समीकरण होते थे उसमें, द्विघात समीकरण में एक ही रहेगा। ठीक है ना, द्विघात बहुपद क्या होता है, जैसे द्विघात बहुपद होता है x की घात 2 माइनस 7x प्लस 4, ये एक द्विघात बहुपद है ना। और इसके बराबर में यदि हम लिख दें 16, ठीक है ना, तो ये आपका बन गया क्या, एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। या हम लिख दें 7x² ऋण 9x प्लस 5 बराबर 0, ये भी बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। ये द्विघात बहुपद है। बराबर में जब दो पक्ष बन गए इसके, एक बायां पक्ष और दायां पक्ष, और बीच में बराबर आ गया, तो ये बन गया आपका द्विघात बहुपद था। ये द्विघात बहुपद था, अब बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की पहचान कैसे हो, है ना, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे हो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण में पहली बात क्या होना चाहिए, उसमें एक दो घात वाला चर होना चाहिए। दो घात वाला चर होना चाहिए उसमें, तभी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे इसका एक मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका होता है द्विघात समीकरण। इसमें जहाँ पर x क्या है, x चर है और a, b व c क्या हैं, अचर हैं। अब आप कहेंगे अभी तो आपने बताया था, जो चर शुरू में बताया था वो a, b, c अचर होते हैं, इसे हम अचर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमने कहा विशेष परिस्थिति में कई बार a, b और c को जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं वो a, b, c हैं, अचर हैं, और इसमें चर केवल x है, क्योंकि द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण में एक ही चर होता है। ठीक है, और c जो है वो एक अचर पद है, वो अचर पद भी है, उसमें देखिए उसमें कोई चर नहीं है, c एक अचर पद है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस रूप में द्विघात समीकरण को हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा x² माइनस 7x प्लस 4 बराबर 16, ये था। तो इसे हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, x² माइनस 7x प्लस 4 और 16 का पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 7x और 16 में से 4 घटेगा माइनस 12। ये आपका हो गया मानक रूप। जहाँ पर a क्या हो गया, a की वैल्यू क्या होगी, देखिए a में कुछ नहीं दिख रहा है, 1 मान लीजिए, a बराबर 1, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -7, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -12। ठीक है ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -12। तो ये आपका ये आपके चर हैं और अचर आपका ये आपके अचर हैं और चर आपका है x। चर केवल एक ही लिया जाएगा, चाहे x लीजिए, चाहे y लीजिए, चाहे z लीजिए, जो आपको लेना हो। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है। इस रूप में होना चाहिए द्विघात समीकरण। इसमें चलेगा यदि x की घात 2 हो तब तो
एक्स की घात 2 तो होना ही चाहिए, चर में एक्स की घात 2 तो होना ही चाहिए। अगर बीच में ये नहीं है, मान लिया हमारा इस रूप का है एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, तो ये चलेगा, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ठीक है। यदि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें अचर नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण है, इस रूप का भी चलेगा। ठीक है ना। यदि हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर, तो ये भी द्विघात समीकरण है बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस रूप में आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा, मान लिया हम लिख देते हैं बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। और यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे कि बहुपद वाला नियम जो है वो यहाँ पर भी लगता है। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि हमारे पास इस प्रकार का है एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण माना जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हो सकता है। एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन यदि दो घात वाला उसमें चर नहीं है, तब वो द्विघात नहीं है, तब वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, यानी 0 1 2 3 4 सो ऑन, ये नहीं है, तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं हुआ। यानी यदि चर की घात माइनस में आ जाए, यदि चर की घात वर्गमूल में आ जाए चर, तो आपका वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। तो इस पर एक प्रश्नावली है, उसे हम हल करेंगे कल से। तो इसको आप समझना है, आपने इसे नोट नहीं करना है, केवल इसको समझना है। इस वीडियो को केवल समझने के लिए है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।